जोहार, जयमूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके दादाजी, और जिन्होंने शिवसेना नाम का संगठन बनाया, पार्टी बनाई, बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी, जिन्हें न केवल महाराष्ट्र बल्कि सारा भारत प्रबोधनकार के नाम से जानता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा साहित्य का निर्माण किया है। सारा उनका साहित्य मराठी में है। एक छोटी सी उनकी किताब है, किताब का नाम है देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळे। अपने उस किताब में प्रबोधनकार सबूतों के आधार पर ये बताते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्ध स्थल जो थे, बौद्ध विहार थे, पवित्र स्थल थे, उन पर कब्जा कर दिया और उसका ब्राह्मणीकरण किया। और ये बात आज भी हो रही है। जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उस किताब में प्रबोधनकार ठाकरे इन्होंने इतिहास के बारे में हमें बताया है, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा आज भी मूल निवासी बहुजन समाज के लिए जो महत्वपूर्ण स्थल है, प्रेरणादायी स्थल है, पवित्र स्थल है, उन पर आज भी नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और ऐसा ही एक नाजायज कब्जा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनके जन्म स्थल जो मध्य प्रदेश में है, महू, वहां पर भी किया जा रहा है। ये कब्जा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ये कब्जा कैसे हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, अंबेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग उसे कैसे देखते हैं, या क्या क्या उस कब्जे को हटाने के लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई रास्ते की लड़ाई लड़ी जा रही है या नहीं, और आगे इसका भविष्य क्या होगा, आगे बहुजन समाज के लोग इस कब्जे को हटाने के लिए क्या कुछ करेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही, महू से ही मोहन राव वाकोडे सर है, जो जो इस बात के लिए या इस कब्जे को हटाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं और वे कानूनी लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं एमएन टीवी पर वाकोडे सर का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण और संवेदन विषय को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखी है। वाकोडे सर, सबसे पहले स्वागत है। मैं धन्यवाद। जब जी सर, जब ये हम बात करते हैं इतिहास से अब तक की, और ये नाजायज तरीके से कब्जा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो किस प्रकार से नाजायज तरीके से कब्जा आरएसएस के द्वारा हुआ है, और ये कितने समय से आरएसएस ये प्रयास कर रहा था कि महू में, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था और वो जो स्मारक है उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। वो कब से चल रहा है उनकी प्लानिंग या उनका षड्यंत्र? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पावन जन्मभूमि, जहां पर हम सबके उद्धार के लिए बाबा साहब ने जन्म लिया, उस जगह को बचाने के लिए इस संस्था के जो वरिष्ठ लोग हैं वो उम्र दराज होने के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं, और सीधा संघर्ष जो है वो सत्ता से है। किसी को कल्पना नहीं थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि को काबिज कब्जा करने के लिए और अपने हिसाब से उसका संचालन करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये किसी को कल्पना नहीं थी। चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जन्मभूमि है उसकी खोज बुद्धवासी भंते धर्मशील, जो भंडारा जिला महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने इस जगह की खोज करी। उन्हीं के संघर्ष के वजह से ये जमीन प्राप्त हुई। उन्होंने ही संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी। जब भंते जी ने ये जगह की खोज करी और बड़ा संघर्ष का समय था, तो संघर्ष के समय उनके साथ में कोई भी नहीं था, तो उन्होंने जब इस संस्था का निर्माण करा कि मैं मालवा क्षेत्र में आया हूं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, वहां पर बाबा साहब के अनुयायी या उनका मिशन या धम्म के प्रति जो होना चाहिए आस्था, ऐसे लोग उनको वहां मिलते नहीं थे। नागपुर महाराष्ट्र बाबा साहब की कर्मभूमि रही है, तो बड़ी संख्या में वहां पर जगह जगह बुद्ध विहार, जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा है, ये स्थापित है और लोगों की संख्या भी है।
लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो उन्होंने जब ये संस्था बनाई तो एक नियम रखा कि जो भी इस संस्था का अध्यक्ष रहेगा वो बौद्ध भिक्षु रहेगा, वो इस संस्था के आजीवन अध्यक्ष रहे। और इसके अंदर कंपटीशन बढ़े नहीं, लालसा बढ़े नहीं कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे अध्यक्ष बनना है। वो आजीवन अध्यक्ष रहे। उन्होंने किसी भी बौद्ध भिक्षु को इसमें सदस्य नहीं बनाया, लेकिन अपने पूरे जीवन काल के अंदर पूरे संस्था के जो ओरिजिनल और फाउंडर मेंबर थे उनकी कार्य प्रणाली से बड़े संतुष्ट थे। तो भंते जी को पूरा फ्रीडम दे रखा था कि भंते जी हम आपके पीछे हैं, आप काम कीजिए। भंते जी के अथक प्रयासों से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमीन मिली। भंते धर्मशील जी के ही प्रयासों से बाबा साहब की 100वीं स्वर्ण जयंती पर यहाँ पर स्मारक बनाने की आधारशिला रखी गई, जिसमें भारत के दिग्गज नेता शामिल हुए। स्मारक बना। स्मारक बनने के बाद में उसके बावजूद भी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए, लेकिन शासन ने जब जब स्मारक में कुछ करना होता तो चुनाव को जब एक साल रहता था उस समय शासन इसके अंदर कुछ ना कुछ करता था। दुर्भाग्य से 24 मई 2007 को भंते धर्मशील जी का निधन हो गया। चूंकि इस संस्था के अंदर वो नियम बना के गए थे कि जो भी अध्यक्ष रहेगा वो बौद्ध भिक्षु ही रहेगा। जब भंते जी का निधन हुआ तो इस संस्था के अंदर एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं था। तो उसी समय संस्था के जो मेंबर थे उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करा कि ये मालवा क्षेत्र के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं हो कि वो उस पर काबिज हो जाए और अपनी संस्कृति इसके ऊपर डाल दे। तो आवश्यक है कि किसी बौद्ध भिक्षु को तुरंत किसी को बौद्ध भिक्षु बनाना चाहिए और इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो संस्था के एक साधारण सदस्य थे अरविंद वासनिक जी, रिटायरमेंट अधिकारी थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो वो आगे आए कि नहीं, मैं संस्था को बचाने के लिए मैं शिविर धारण करता हूं। उन्होंने सामने की दीक्षा ली, उनको उपसंपदा दिलाई और इस संस्था के अंदर की ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, लक्ष्य यही था। तो 2007 में उनको अध्यक्ष बनाया। 12 साल तक संस्था बहुत अच्छे से चलती रही। उसी समय यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आए, पक्ष विपक्ष के सारे दिग्गज नेता भी स्मारक पे आए। इसी बीच हमें ये नहीं पता चला कि जो कुछ लोग इसके ऊपर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर काबिज होके बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत हमें काम करना है और अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि प्राप्त करना है। क्योंकि जो लोग थे षड्यंत्रकारी वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने संघ के जो नेता थे, संघ के नेताओं को ऐसा भ्रम में डाला कि ये जो पुरानी समिति के लोग थे साहब, ये हिंदुत्व विरोधी लोग थे और इनको अगर आप हटा देते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हम आपके हिसाब से ये स्मारक का संचालन करेंगे। इस संस्था से जुड़े हुए जो नए जो सदस्य हैं, जो खुद ब्लैकमेल करके इस संस्था के अंदर काबिज हुए थे, उन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र की भनक समिति के वरिष्ठ सदस्यों को प्राप्त नहीं हुई। चूंकि भंते धर्मशील जी के जाने के बाद, ये कब की बात है? भंते धर्मशील जी के जाने के बाद कौन सी? ये जो आप बता रहे हैं कि भंते धर्मशील जी के जाने के बाद जो, वहीं पर आ रहा हूं सर। भंते धर्मशील जी के जाने के बाद भंते संघशील अध्यक्ष बने। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर यहाँ पर प्रधानमंत्री आए भारत के, और वो मेरे ही आग्रह पे आए क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि के लिए जमीन, पर्याप्त जमीन, सम्मानजनक जमीन। शायद इनका नेट सही नहीं है। वाकोड़े सर, आपका इंटरनेट शायद सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आवाज भी ब्रेक हो रही है और वीडियो भी बंद हो रहा है। बोलिए। प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे थे। 125वें जयंती के अवसर पर वो प्रधानमंत्री आए थे वहां पर। जी, प्रधानमंत्री जो आए थे उनको बुलाने का मेरा ही सबसे बड़ा वो रहा। मैंने इसलिए उनको आग्रह करा था कि 125वीं जयंती पर
भारत का कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बाबा साहब की जन्मभूमि पर आए, और हम लोग जो पिछले 24-25 सालों से जो आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब की जन्मभूमि के लिए सम्मानजनक भूमि मिले। प्रधानमंत्री आए लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। उसके बाद में बहुत सारे नेताओं को दबाव था कि हमें स्मारक के अंदर एंट्री दी जाए, हमें स्मारक के अंदर एंट्री दी जाए। लेकिन अब मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैंने सिर्फ समिति के लोगों को उसके अंदर अलाउ करा। तो कुछ लोगों ने उसी समय एक बना लिया कि इस समिति के अंदर अभी बोलने वाला कोई भी नहीं है, और इतनी बड़ी धरोहर है और अपने पास में आ जाएगी, तो हम काफी कुछ जो हमारे हिसाब से जो हिंदुत्व की जो परिभाषा है हम उसको इस समाज के अंदर उसको प्रसारित करेंगे, और यहाँ पर जो आंदोलन जो उत्पन्न होते हैं, आंदोलनों के बारे में जो चर्चा होती है, उस आंदोलनों को खत्म करने का काम करेंगे। ये हमें अब समझ में आया। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद राष्ट्रपति यहाँ पर आए, उसके बाद में एक माहौल बनाया गया षड्यंत्र पूर्वक इंदौर शहरी के क्षेत्र के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया कि वो इस संस्था के अंदर सलाहकार बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस संस्था के फाउंडर मेंबरों ने विरोध किया कि ये संस्था पिछले 10 सालों से नियम से नहीं चल रही थी, और बाबा साहब का जो खून है, उनका परिवार है, हमारे लिए जब तक हम मर नहीं जाए हमारे लिए भी आदरणीय रहेगा, और हमारी आने वाली जो संतान है उनके लिए भी आदरणीय रहेगा। लेकिन उनके पौत्र को असंवैधानिक पद क्यों? संविधान पौत्र यानी नहीं वाकोड़े साहब, आप स्पष्ट रूप से बोलिए, पौत्र यानी किसकी बात वहां पर हो रही है? किसको सलाहकार के तौर पर वो पद देने की बात हो रही है? क्या प्रकाश अंबेडकर जी को ये पद पर बिठाने की बात हो रही थी? ये 2018 के अंदर एक माहौल तैयार किया गया कि बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, उनको इस संस्था के अंदर सलाहकार बनाया जाए। संस्था के सदस्यों का कहना ये था कि संस्था का जो बायलॉज है, संविधान है, इसमें ये पद ही नहीं है, तो आप उनको जो गलत पद देके उनका अपमान और संविधान निर्माता का अपमान क्यों कर रहे हैं? अब संस्था के अंदर 23 सदस्य थे ओरिजिनल, तो 8 लोगों का घड़ा एक तरफ हो गया, 15 सदस्यों का घड़ा एक तरफ हो गया। 15 जो सदस्य थे वो इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं, वरिष्ठ मेंबर हैं, जिनकी एज कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 70 साल का है। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्मारक के लिए, उनका योगदान के लिए दे दिया। ऐसे लोग जिन्हें राजनीतिक इससे कोई वो सरोकार नहीं है, वो सिर्फ धम्म के प्रति जो ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो लोकल नहीं है। अधिकतर लोग महाराष्ट्र के, नागपुर के रहने वाले हैं। इसी का फायदा उठा के एक माहौल तैयार किया गया। 2018 में अंत में इसमें विवादित स्थिति उत्पन्न हुई, और कुछ लोग, भंते जी जो अध्यक्ष थे, भंते संघशील जी, धर्मशील जी के बाद में जो अध्यक्ष बने, उन्होंने सारे सदस्यों से वादा करा कि मैं ये 14 अप्रैल 2019 इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाने दीजिए। मैं इस संस्था के चुनाव करा रहा हूं, और व्यवस्थित रूप से इसका हम लोग संचालन करेंगे। संस्था के अगर झगड़े समाज के सामने आएंगे तो संदेश गलत जाएगा। क्योंकि पढ़े लिखे जो वरिष्ठ मेंबर हैं, इनकी बात को उन्होंने एग्री करा। 14 अप्रैल 2019 बहुत अच्छी तरीके से निपट गई, लेकिन अचानक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम पड़ा कि कुछ लोग अपने आप को इस संस्था का सदस्य बना रहे हैं। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने उसको संज्ञान में लिया कि ये हमारी संस्था के रेगुलर मेंबर नहीं है, इनको कब बनाया गया? क्योंकि संस्था का जो डाटा है भंते संघशील जी के यहाँ पर रहता था, और 14 अप्रैल 2019 के अंदर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी, बहुत ज्यादा खराब थी, काम करने की स्थिति के अंदर वो थे नहीं। अचानक बिगर मीटिंग बुलाई, ये कैसे सदस्य बन गए? हमने एक शिकायत सहायक पंजीयक इंदौर को की कि कुछ लोग अपने आप को इस संस्था का सदस्य बता रहे हैं, ये हमारे संस्था के रेगुलर मेंबर नहीं है, इनको रिकॉर्ड पे लेने के पूर्व हमारा पक्ष सुना जाए। सहायक पंजीयक ने उसके ऊपर जांच बिठाई।
जांच के अंदर यह पाया गया कि ये जो संस्था है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, इसको नियम से नहीं चलाया जा रहा था। दूसरा, जो सदस्य बने हैं उनको जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म संस्था की नियमावली है उसकी पुष्टि के अभाव में इनको सदस्य नहीं माना जा सकता, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष दिया। उसी समय भंते जी के ऊपर यह आया कि भाई अब जांच बैठ गई है, अपन संस्था के चुनाव करा लें और योग्य भंते को अपन अध्यक्ष बना दें। लेकिन भंते जी बीमार थे, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने 20 जुलाई को हमें खबर प्राप्त हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में सारे सदस्य ये बोले कि भाई अब अपन कोई नया चुनाव नहीं कराते हैं। अब हम लोगों को शासन ने जो 12 लोगों को वाकोड़े सर, मैं यहाँ पर आपको एक रोकना चाहता हूँ। एक सवाल है जो आप उसे क्लियर कर दे कि वो 7 लोग जो संस्था के रेगुलर सदस्य नहीं थे, ऐसा आपने कहा, और उसके लिए आपने बकायदा जो है लेटर भी देने का काम किया। तो 7 लोग कौन थे? 12 लोग कौन थे? क्या वे लोग संघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे? और क्या उन्होंने जो अध्यक्ष थे भंते संघरक्षित, क्या उन पर दबाव बनाने का काम किया सदस्य बनने के लिए? चूंकि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा। बाबा साहब अंबेडकर जी के घराने का नाम इन लोगों ने लिया और जो उनके पास में जो संख्या थी वो थी 7। उनके विरोध में 15 लोग थे। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उन लोगों ने 12 लोगों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सदस्य बनाया, जिसको सहायक पंजीयक इंदौर की जांच ने गलत पाया, अवैध पाया। अब वो जो 7 लोग जो कर रहे थे कि ये 12 लोग वोटिंग का हिस्सा ले दें तो इस पे कब्जा हमारा हो जाएगा, और इन्हीं 7 लोग हैं अभी वर्तमान में जिनकी निजी संपत्ति स्मारक बन गई है, यह लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सदस्य हैं, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इन्होंने ही संघ के वरिष्ठ लोगों को गुमराह करा और उनको बोला कि हम आपके हिसाब से इसका संचालन करेंगे, आप हमारी मदद करें। संघ के लोग पूरी तरीके से खुल के उनके समर्थन के अंदर आ गए। जब यह संस्था भंग हुई भंते जी के निधन के बाद, सरकार ने संस्था को भंग कर दिया 1 साल के लिए कि अब इसमें हम 1 साल के लिए प्रशासक नियुक्त करते हैं और प्रशासक का काम रहेगा कि 1 साल के भीतर उनको चुनाव कराना है। अब इस संस्था के अंदर 23 के जगह 22 मेंबर बचे थे। 12 जो है ऑलरेडी सहायक पंजीयक ने अवैध पाया था, तो सबको यह लगा कि अब 22 लोगों के बीच में चुनाव होना है, तो 22 लोगों के बीच में चुनाव होना है, अब अपन कुछ भी मत करो, प्रशासन 22 लोगों के बीच में ही चुनाव कराएगा। अब इसी बीच क्या हुआ कि बार बार प्रशासक को पत्र लिखे गए। कोरोना महामारी के अंदर उस स्मारक पर लोग झांकने तक के नहीं आ रहे थे, प्रशासन के लोग झांकने के लिए नहीं आ रहे थे। पूरा स्मारक एक लौते आदमी मेरे भरोसे पर था, ना चौकीदार था ना कोई था। ऐसे में पूरा उसका संचालन करते रहे, साथ में पत्र भी लिखते रहे कि संस्था का चुनाव करा के संस्था का संचालन समिति के हाथ में दे। लेकिन प्रशासक द्वारा कभी भी ये नहीं कहा गया। हमने लेटर के साथ में ये भी कहा कि संस्था के अंदर 22 सदस्य है, इनके बीच में चुनाव करवा दीजिए। अध्यक्ष तो बौद्ध भिक्षु को ही बनना है, लेकिन प्रशासक ने 1 साल तक इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन अचानक 5 दिसंबर 2019 को वहां पर स्मारक पर संघ की बाल स्वयं सेवक संघ की स्वच्छता के नाम पर शाखा आयोजित की गई। मैंने इस बात का विरोध करा कि कोरोना काल के अंदर यह स्मारक बंद रहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती नहीं बन पाई, लेकिन आपने बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर अचानक ये सेवा कार्य क्यों किया? तो उनका जवाब था कि ये संस्था भंग पड़ी हुई है और हमने ये प्रशासक की अनुमति से हम लोग यहाँ पे श्रमदान करने के लिए आए। फिर 6 दिसंबर को वहां पर संघ का एक बड़ा कार्यक्रम समरसता मंच के माध्यम से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया
उसका भी हम लोगों ने विरोध करा कि बाबा ये अंबेडकर जी की जन्मभूमि है, आप आइए, बाबा साहब को अभिवादन करिए और अपने निजी जगह पर कहीं पर भी आपका जो प्रोग्राम हो सकता है आप वहां पर प्रोग्राम कीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि पर कार्यक्रम करने का आपका औचित्य क्या है? उसी समय कई लोगों ने विरोध भी किया। तो उस समय यह कहा गया कि भाई हम प्रशासक से अनुमति लेके आए हैं, संस्था भंग पड़ी, आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी कार्यक्रम के अंदर जो संघ और बीजेपी से रिलेटेड राजेश वानखड़े करके है, उसने उस कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया। हमने इसका विरोध जताया कि जब संस्था भंग पड़ी हुई है, प्रशासक को पावर है, प्रशासक की अनुमति से सब हो रहा है, तो प्रशासक को आभार व्यक्त करना चाहिए। और यहाँ पर मंच पर आपने कार्यकारी अध्यक्ष का संबोधन करते हुए राजेश वानखड़े को बुलाया और आभार इससे व्यक्त कराया, तो कार्यक्रम का आयोजक यह आदमी है क्या? कार्यकारी अध्यक्ष कैसे हो गया? तो वहां बड़ा विवाद हुआ। वहां प्रशासक द्वारा यह कहा गया कि मैं इसी माह चुनाव करा के इस समिति का संचालन समिति के सदस्यों को सुपुर्द करने वाला हूं। ये बोल के वो चले गए। 7 दिसंबर 2019 को उन्होंने मतदाता सूची प्रकाशित की और 28 दिसंबर 2019 चुनाव की कार्यक्रम की तारीख तय की। लेकिन उस मतदाता सूची में सब लोग ये देख के हैरान हो गए कि उसमें 22 सदस्यों की जगह 34 सदस्य हैं। जो 12 सहायक पंजीयक ने अवैध घोषित किए थे, वो 12 लोगों का भी उन्होंने नाम जोड़ लिया। तो हमारे लोगों ने प्रशासक के पास में आपत्ति लगाई कि जब ये अवैध घोषित हुए थे तो ये वैध कहां से हो गए, इसका हमें जवाब दीजिए। तो उनका कहना यह आया कि भाई मैं तो छोटा अधिकारी हूं, मुझे जो जहां से लिस्ट आई है मैं वही प्रकाशित करी है। इन लोगों ने शासन को अपील करी थी और शासन ने इनको मंजूर करा। हमने आपत्ति दर्ज कराई कि ऑलरेडी इन लोगों की हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इनको रिकॉर्ड पे लेने के पूर्व हमारा पक्ष सुना जाए, तो शासन ने एक तरफा फैसला कैसे दे दिया? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हमने पिटीशन दाखिल करी 15 दिसंबर 2019 को। हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हुई और 24 दिसंबर को हमारी तारीख लगी। कोर्ट ने हमें यह कहा कि एक बार वाकोड़े सर वो कानूनी जो लड़ाई है उस पर बात करेंगे हम, लेकिन पहले मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि जो प्रशासक वहां पर सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, 2018 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, 6-7 महीने में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद जो है ये डेवलपमेंट हमें वहां पर दिखाई देता है। जो प्रशासक आपके निवेदनों को, जो आप कह रहे थे कि चुनाव घोषित किया जाए, चुनाव किया जाए, उस पर वो काम नहीं कर रहा है और बाहरी जो ताकतें हैं उसके दबाव में आकर उसने जो है वो 34 लोग, जो पहले ही 12 लोग अवैध घोषित हुए थे, उनको भी लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रोल है? सर बिल्कुल एकदम सत्य कहा आपने। इसमें सीधे सीधे सरकार इन्वॉल्व है। संघ के, मध्य प्रदेश के संघ सह कार्यवाह है विनीत नवाथे, वो इसके अंदर पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट है। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो महू के जो सर्व समाज के जो लोग हैं, महू के अंदर सर जो बाबा साहब की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है और उसके अंदर पूरे समाज की भूमिका रहती है। वो कोई सा भी समाज हो, स्वर्ण समाज हो, अग्रवाल समाज हो, बनिया समाज हो, जितने भी हो, यादव समाज हो, ठाकुर समाज हो, रविदास ही हो, वाल्मीकि हो, यह सारे लोग हर साल 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। और महू के अंदर एक इतिहास भी रहा है कि अंबेडकर स्मारक का जो आंदोलन चला, वो महू के सर्व समाज के लोगों ने साथ में मिलकर चलाया कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने महू के अंदर जन्म लिया। तो हम सबका दायित्व है कि उस पावन भूमि पर एक भव्य स्मारक बने। ऐसी यहाँ पर बहुत अच्छी सोच है। लेकिन ये सारा जब घटनाक्रम हुआ, उन्होंने ये देखा कि इस संस्था के अंदर जो लोग आए उनका अंबेडकर आंदोलन से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, अंबेडकर स्मारक आंदोलन से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। ऐसे लोगों का हमने अचानक नाम सुना, ये लोग कौन है? तो उन्होंने भी स्थानीय विधायक जो बीजेपी और संघ से जुड़ी हुई है, उषा दीदी ठाकुर,
उन्होंने अपने अपने स्तरों पे वहां पे शिकायतें की, ये राष्ट्रीय धरोहर है, विश्व महत्व की जगह है, और यहाँ पर आपने ये एक निजी संपत्ति के तौर पर किनको यहाँ पर काबिज कर दिया, इनको तो समाज जानता ही नहीं है। तो उनके पास में जब मैं गया आग्रह करके कि उन्होंने मुझे बुलाया कि बताइए क्या क्या, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है महू की, वो इंदौर से यहाँ पहली बार विधायक बनी आकर। अब उन्होंने मेरे से जानकारी 2 घंटे तक ली, और उन्होंने भी तत्काल फोन लगाया, जो अपर कलेक्टर जो प्रशासक थे उनको तत्काल फोन लगाया कि ये किस टाइप के, किस कैटेगरी के लोग आपने संस्था के अंदर ये 12 लोगों को बना लिया है। मुझे पूरे महू के लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो स्पीकर ऑन था, उन्होंने डायरेक्ट कहा प्रशासक महोदय ने कि सुनिए मैडम, मैं भी संघ से निकला हुआ हूं और गलत तो हुआ है, ये मुझे भी मालूम है। अगर आप बोलेंगे तो मैंने दावे आपत्ति बुलाई है, मैं उसके अंदर इनको खारिज कर दूंगा, लेकिन इसमें अगर कुछ करना है, मुझे संघ कार्यालय बुलाया गया था, और वहां जो ये 7 लोगों का जो मुखिया राजेश वानखड़े, इसको मदद करने को कहा था, और उन्हीं के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की ओर से इनकी अपील मंजूर कराई गई है और एक तरफा निर्णय इनके पक्ष में दिया गया है। तो अगर मंत्री महोदय आपको इसमें कुछ करना है तो आप नवाथे जी से बात कर लीजिए, जो संघ के मध्य प्रदेश के संघ सहकारवा है। वैसे ही उनका नाम आया तो मंत्री जी ने मेरे से कहा कि मोहन भैया आप मेरे भाई हो, अब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, ना कोई मिनिस्टर मदद कर पाएगा। अब आपको एक ही रास्ता है कि आप न्यायालय की शरण ले, लेकिन आप मेरे भाई हो, मैं एक ही आपको आग्रह करती हूँ कि आप थोड़ा सावधान रहना। ये उनके वचन थे कि आप थोड़ा सावधान रहना। तो मैंने, दीदी आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, बस बोले मैं आपकी बहन हूं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सावधान रहना। मैंने भी उनसे आग्रह करा कि हमने तो पूरा जीवन बाबा साहब की जन्मभूमि को दे दिया है, अब हमारा जीना और मरना किस काम का? रोज रोज तो मर रहे हैं, एक ही बार में मर जाएंगे, जो होना है वो हो जाएगा। तो ये सारी बातें, उसके बाद में जब ये समिति अस्तित्व में आई, ये समिति जैसे ही अस्तित्व में आई तो अपने जो संघ के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे उनको खुश करने के लिए बोलिए या उनके हिसाब से स्मारक का संचालन करने के लिए बोलिए, पहली बार इन लोगों ने जो चीज अंबेडकर मिशन या अंबेडकर विचारधारा के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने खुल के उन चीजों को करा है। संघ का पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो गया। उसके बाद में राम मंदिर के ट्रस्टी को बुलाकर इन्होंने भव्य उनका स्वागत करा, राम मंदिर के लिए चंदा दिया, राम मंदिर के लिए चंदा किया। अब ये तुम्हारी व्यक्तिगत वो हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर अगर बैठे हैं और वहां पर बैठने के बाद में आप ऐसी हरकतें करोगे तो समाज को आप क्या संदेश दोगे? हम किसी भी धर्म के अंदर, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर आप उसका प्रतिनिधित्व करते हुए समाज को क्या दे रहे हो? वैसे ही यहाँ पर एक जनजागृता, जो महेश्वर मंडलेश्वर, यहाँ के लोग जो कावड़ में जाते थे उनको शिक्षा, रोजगार और उनका ओरिजिनल मंदिर कहाँ है जो जीने का एक संकल्प दिलाए, तो उनको एक वो बताया कि बाबा साहब की जो एक जन्मभूमि है वो हर साल यहाँ महेश्वर मंडलेश्वर से हजारों लोग जय भीम विचार संकल्प यात्रा लेकर आते हैं हर साल। 6 साल हो गए उनको। 18 अगस्त 2021 को बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंत आम्बेडकर उनके साथ में आए। अब वहां पर राम मंदिर के जो ट्रस्टी है उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन बाबा साहब के जो पौत्र भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर जब वो आए तो ना उनके स्वागत के लिए कोई द्वार लगा गया, ना कोई उनकी व्यवस्था की गई। उनको बारिश के अंदर स्मारक के बाहर गेट पर संबोधित करना पड़ा। ये समाज को एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया। उसके बाद में 6 दिसंबर 2022 को, 6 दिसंबर 2021 को स्मारक पर पहली बार समता सैनिक दल को गार्ड ऑफ ऑनर और मानवंदना नहीं करने दी गई। यह पहली बार ऐसा हुआ स्मारक पर कि जो बाबा साहब द्वारा स्थापित जो समता सैनिक दल है उसको मानवंदना, गार्ड ऑफ ऑनर ने करने नहीं दिया। पहली बार स्मारक पर, चूंकि इंदौर के अंदर जो भारतीय बौद्ध महासभा और जो समाज है,
समाज ने इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए इन लोगों का बहिष्कार कर दिया। इन लोगों ने उसका तोड़ निकाला कि इनके कार्यक्रम के अंदर कोई जा नहीं रहा है, तो 6 दिसंबर को इन लोगों ने स्मारक के गेट बंद कर दिए, ताकि इनके कार्यक्रम के अंदर जो पंडाल बाहर लगा हुआ है वहां पर मजबूरन लोग बैठे और उनके कार्यक्रम में भीड़ देखे। बाहर से जो श्रद्धालु आए उन्होंने बोला कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे आपके कार्यक्रम से लेना देना क्या, ये गेट खोल के मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने 2 बजे तक स्मारक का गेट नहीं खोलने दिया और लोग बाहर से ही दर्शन करके बड़े निराश होके ये लोग चले गए। आज डॉक्टर बाबा साहब बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी सर आपने दी है कि बाबा साहब के प्रपौत्र को भी वहां पर नहीं जाने दिया। बाबा साहब ने स्थापन किया हुआ जो संगठन है समता सैनिक दल, उनको भी वहां पर नहीं इजाजत दी और सामान्य लोगों को भी इजाजत नहीं दी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आरएसएस का कब्जा एकाएक तो नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने अपने ही मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रचार किया होगा और जिसकी वजह से लोग कुछ हद तक उनके समर्थन भी वहां पर रहे होंगे। तो वो प्रचार किस प्रकार से किया, प्रचार क्या किया आरएसएस ने? जैसे आपने बताया कि बाल से स्वयंसेवक संघ की वहां पर शाखा लगी, इसके बाद समरसता मंच का वहां पर कार्यक्रम हुआ, इसके अलावा प्रांत शारीरिक शाखा का भी वहां पर कार्यक्रम हुआ है। तो ये बताइए कि वहां पर आरएसएस ने किस प्रकार का प्रचार किया? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, मैंने अपने जीवन के स्मारक के लिए 22 साल दिए और 22 साल से मैं जो आंदोलन चला है, जो भी कुछ कर रहा होगा स्मारक पे, किसी भी सदस्य ने अंबेडकर स्मारक के विकास के अलावा बाबा साहब के जो सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके अलावा वहां पर कोई सी भी गतिविधियां संचालित नहीं की। वहां पर जो अचानक ये लोग जो वहां पर षड्यंत्र पूर्वक गए हैं, उसका आधार ये है कि इन लोगों ने जो संघ के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को भ्रमित किया कि ये हिंदुत्व विरोधी लोग हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी भी हिंदू ही थे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमने एक आंदोलन किया 19 और 20 को, हमने एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजित किया, जिसमें पूना शहर से मशाल यात्रा यहाँ पर आई। उसी समय उस यात्रा के पहले उसको यात्रा को दबाने के लिए इन लोगों ने खूब, वो जो यात्रा लेकर आ रहे थे मशाल यात्रा, उनको खूब फोन किए कि आप आइए मत और ऐसा कीजिए, आप हमसे बात कर लीजिए, हम खर्चा पानी दे देंगे, बैठ के बात कर लीजिए, हम आने जाने का खर्चा दे देंगे। मेरे पास भी लोग आए कि मोहन भैया आपका, हम भोपाल से आए हैं, आपका हमने बहुत सुना है और शहर के अंदर सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, पुराने लोगों की, वरिष्ठ लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन आप लोगों के खिलाफ इन लोगों ने संघ के बड़े नेताओं को इन्वॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ करना है तो आप उनसे मदद मांगिए। तो हमने उनसे ये कहा कि हमारे बहुत सारे संगठन हैं, अगर उनको ये बात मालूम पड़ गई तो ये मेरे घर का तो मामला है नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और मैं जहां तक लड़ सकता हूं उसकी एक सीमा है। उन्होंने मेरे को ऐसी जानकारियां बताई जिसको उनका कहना है कि भाई उन्होंने तो बता दिया कि ये हिंदुत्व विरोधी है और जो गलत कर रहे हैं, तो जो गलत करने वालों को भी हम साथ देंगे। तो मैंने एक ही बात बोली कि हमें मार मार के हिंदू बनाओगे आप। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदू ही थे जब काला राम मंदिर में प्रवेश किया, आज उसका दिन है, लेकिन उनका पत्थरों से स्वागत किया। बाबा साहब जब भी हिंदू थे, जब 14वां महार सत्याग्रह उन्होंने किया, वो तब भी हिंदू थे जब पानी के लिए लड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि जिनको आप विष्णु का अवतार मानते हो, बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया था और हम तो बुद्धिज्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, भाई हम कहाँ हिंदुत्व विरोधी हो गए। और इसको कब्जे में लेने का हमें प्लान मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि को प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस संचालित कर रहा है और उसका एक ही मकसद है, हिंदू राष्ट्र नीति के तहत बाबा साहब की विचारधारा उनके कहने से इस भारत के अंदर फैले। तो इस कानूनी लड़ाई की आप बात कर रहे थे
कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं कि वो क्या है, कब से केस चल रहा है और अब तक कोर्ट ने क्या कहा है। हमारी पहली सुनवाई 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट में हुई थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने ये जवाब दिया था कि वो भंते जो अध्यक्ष थे उनको एकाधिकार था सदस्य बनाने को लेकर। कोर्ट ने हम इसके खिलाफ कि यार जब ये वाकया इसके अंदर डाल दिया है, कोर्ट ने हमें साथ में ये भी कहा कि एक बार चुनाव का मतदाता सूची प्रकाशित हो जाती है तो उस पर स्टे नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस कोर्ट का जो निर्णय रहेगा जो भी, वो इस चुनाव के ऊपर बंधनकारी होगा। साथ में उसी सुनवाई में सरकारी वकील ने यह तर्क रखा कि वो अध्यक्ष को सदस्य बनाने का एकाधिकार था। तो हमने इसको डबल बेंच के अंदर चैलेंज किया। माननीय डबल बेंच ने ये हमें अंतरिम राहत देते हुए कहा कि ये जो भंते को एकाधिकार था, ये सरकारी वकील और जज की निजी राय हो सकती है, लेकिन इस केस का जो फैसला है दोष और गुणों के आधार पर होगा और शासन को 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा गया। शासन ने 4 हफ्ते की जगह 10 हफ्ते बाद उसमें जवाब पेश किया, समय मांगा फिर से कि हमें और समय दिया जाए। फिर कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते के बाद का समय दिया। ये 2 हफ्ते के बाद में पूरा 1 साल उन लोगों ने ले लिया। हम बार बार हमारे वकील के माध्यम से ये प्रयास करते रहे कि इसका निर्णय जो भी है वो आए। हमें ये मालूम पड़ा कि शासन और सत्ता के दबाव में सारा संचालित हो रहा है, इसलिए कोई उसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। तो हमारी मांग थी कि भाई जल्दी से निर्णय आए तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए सक्षम है। ये मामला मेरे घर का नहीं रहा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो कागज जो है वो कभी मरता नहीं है। एक जज गलत निर्णय दे सकता है, दूसरा जज गलत निर्णय नहीं देगा। अभी 28 तारीख को 28 फरवरी को हमारी फाइनल हियरिंग होना थी, लेकिन उसी दिन जज साहब माननीय जज महोदय छुट्टी पर चले गए। हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर वो कार्रवाई आ जाए और उसका कुछ निर्णय भी आ जाए, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं आपसे आग्रह पूर्वक अपील करता हूं कि हमारा जो समाज है, अम्बेडकरवादी समाज है, मिशनरी समाज है, अगर वो लोग अभी नहीं जागे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है, मेरा यही सवाल है अभी आगे आपसे कि वहां पर अम्बेडकरवादी लोग भी है, संगठनाएं हैं कई सारे। ये केवल महू का एक जिले का मसला नहीं है या केवल एक राज्य मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। तो अम्बेडकरवादी जो खुद को कहने वाले विचारों के या जो संस्थाएं, जो संगठनाएं हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया है, उनका क्या रुख है? देखिए, मैंने समय समय पर स्मारक पे जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी क्षेत्र के माध्यम से समाज को और हमारे जो संगठन में काम करने वाले लोगों को मैंने बताया है। ये लोग जैसे ही काबिज हुए, इन्होंने 9 मार्च 2019 को दान पेटी के ताले तोड़ दिए। ये मेरी पुलिस में की गई शिकायत है। 9 मार्च 2019 को बगैर प्रशासन को सूचना दिए इन लोगों ने दान पेटी के ताले तोड़कर उसमें से राशि निकाल ली। उसके बाद में संस्था का जो नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, जो 1972 की रजिस्टर्ड संस्था है, उसके साथ में, उस नाम के साथ में खिलवाड़ करते हुए इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से एक नया खाता खोल लिया है, जबकि पुरानी जो हमारी मूल संस्था है उसके ऑलरेडी 3 अकाउंट है, चालू अकाउंट। उसके द्वारा संचालित ना करते हुए इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से राजेंद्र नगर इंदौर के अंदर खाता खोला और स्मारक पर निर्माण के नाम पर लाखों रुपया लोगों से इन्होंने डोनेशन लिया। ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं
कि जब ओरिजिनल संस्था मेमोरियल सोसाइटी है तो आपको नया खाता खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी थी वहां पर? आपको डर है कि अगर माननीय न्यायालय से ये 12 लोग अवैध हो गए तो ये शून्य हो जाएंगे। तो स्मारक पे काबिज होने के लिए क्या संघ के मार्गदर्शन के अंदर ये खाता खोला गया? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसी गंभीर प्रश्न को लेकर हमने 19 और 20 तारीख को धरना दिया। पूना शहर के सामाजिक कार्यकर्ता लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। इंदौर के सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं, भारतीय बौद्ध महासभा हो, बहुजन मुक्ति मोर्चा हो, अखिल भारतीय भलाई महासंघ हो, रविदास समाज हो, भीमसेना हो, ये जितने भी लोग हैं उस जन्मभूमि के लिए विरोध के रूप में धरने पर बैठे। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है यहाँ पर लोकल स्तर पर, और चूंकि ये मध्य प्रदेश का मामला है और सीधे सीधे प्रशासन और मुख्यमंत्री सर के संघ के वरिष्ठ लोग इन्वॉल्व है, तो लोगों के अंदर एक डर भी रहता है कि अगर मजबूत नेतृत्व मिलेगा तो उसके पीछे खड़े होंगे। आज मजबूत नेतृत्व हमारे सामने दिख नहीं रहा है। 20 फरवरी 20 फरवरी की बात कर रहा हूं, 2022 की जी, पिछले महीने की धरने के समर्थन में 550 समता सैनिक दल के लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के जो महासचिव है कैप्टन परवीन निखाड़े, उनके नेतृत्व में स्मारक पर जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर भी इन लोगों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। आप समझिए कि 550 समता सैनिक दल के लोग और उनके सामने दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहां पे स्मारक पर। तो वो उनके कितने वो हो रहे हैं कि सत्ता के बलबूते और संघ के बलबूते पे ये मान के बैठे कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमने 19 तारीख को धरने की शुरुआत करी तो हमारे धरना स्थल पर वीडियो बनाने के लिए आ गए, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जम के इन लोगों की धुलाई करी। तो यहाँ पर सब एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर 2021 को इंदौर के भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष प्रदीप झनके, इन्होंने इस संस्था की गंभीर शिकायतें इंदौर कलेक्ट्रेट में की। वहां पर भी ये लोग वीडियो बनाने के लिए पहुंच गए और लाइव वीडियो पता नहीं कहां दिखा रहे थे। उस जो जिला अध्यक्ष था प्रदीप झनके, उसने कहा कि मैं आखिरी तक लड़ूंगा, मैं संघियों से डरने वाला नहीं हूं। और उसी रात उनको राजस्थान जाना था किसी काम से, उन्होंने एक गाड़ी हायर करी और रात को अपने पिताजी के साथ में, भाई के साथ में वो राजस्थान के लिए निकले। लेकिन इंदौर से 65-70 किलोमीटर दूर रात को 1:30 बजे जो गाड़ी उन्होंने हायर करी, उस गाड़ी का ड्राइवर चलती गाड़ी में से कूद गया और वो गाड़ी पुलिया के नीचे जाके पलटी खा गई और वहीं पर ऑन स्पॉट प्रदीप झनके की डेथ हो गई। तो एक ऐसा माहौल इन लोगों ने तैयार कर रखा है। अब रात्रि के अंदर जब उनके प्रदीप झनके जी के पिताजी को और भाई को होश आया तो वो गाड़ी का कांच फोड़ के बाहर निकले। देखा तो वहां पर ड्राइवर मौजूद नहीं था। वो ड्राइवर खुद चलकर हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया और उस प्रदीप झनके की बॉडी राहगीरों की मदद से उनके माता पिता ने बाहर निकाली। तो इस तरीके का सर यहाँ पर माहौल चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जिन लोगों की हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, वो लोग वहां पर आकर हमारी वीडियो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वाकड़े सर, मेरे अभी आखिरी 2 सवाल है, जिसमें से एक सवाल ये है कि कांग्रेस वहां पर मध्य प्रदेश में, यानी राज्य की राजनीति में कांग्रेस मुख्य विपक्षी भूमिका में है और राष्ट्रीय राजनीति में भी वे मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कि एक बड़ा मुद्दा है, जो आपने काफी सारी जो बातें अभी तक बताई है, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने का या बीजेपी का विरोध करने का काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर
समिति का ये काम रहा है कि कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि को राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं दिया और किसी भी राजनीतिक दल के झंडे कभी भी स्मारक परिसर में नहीं आने दिए। चूंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार 15 साल रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही, दोनों गवर्नमेंटों का अपना अपना यहाँ स्मारक के लिए योगदान रहा, लेकिन स्मारक जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि की जो समिति जी उन्होंने कभी भी यहाँ पर राजनीति को हावी नहीं होने दिया। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम पूरे लोगों के सामने आया, देश के सामने आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर कुछ 12 अवैधानिक लोगों के माध्यम से नए लोगों के हाथों में वहां की बागडोर दे दी, जिनका अम्बेडकर स्मारक के आंदोलन में या किसी चीज में योगदान नहीं। इसका संज्ञान, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1.5 साल के अंदर उसको पलटी मार के वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। जब इसका संज्ञान कई विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के पास में गया, तो उन्होंने जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम जी, अन्य अन्य जितने भी संगठन है, राकेश टिकैत हो, मेघा पाटकर, जितनों को भी लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर जो प्रक्रिया अपनाई गई है प्रशासन के द्वारा और जिन लोगों को इसको सुपुर्द किया गया है, तो आगे चल के ये कतई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर पत्र तो लिखे, लेकिन कोरोना 1, कोरोना 2 और कोरोना 3 ये तीनों फेज के चक्कर में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होना था समाज के तरफ से, जो बाबा साहब के विचारों के अंदर आस्था रखते हैं, संविधान के अंदर आस्था रखते हैं। ये आंदोलन होना था। चूंकि पूरे 2 साल इस मामले को कोरोना के चक्कर में ठंडा पड़ गया, हम लोगों ने यही प्रयास करा। हम लोग अभी भी आग्रह आपके माध्यम से यही करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, हम आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पावन जन्मभूमि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की पवित्र धरोहर है और उसको बुद्ध गया होने से अगर बचाना है तो वर्तमान में जो बेटी समिति, जिनके ऊपर संघ के वरिष्ठ लोगों का खुला खुला हाथ है, आशीर्वाद है, इन लोगों को वहां से निकालना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि के इसी संदर्भ में हम लोगों ने फरवरी के अंदर यहाँ पे धरना आयोजित किया ताकि लोगों को ये पूरी जानकारी प्राप्त हो। अब हमारे सामने 14 अप्रैल आ रही है, उसके बाद में बुद्ध जयंती आ रही है, लेकिन हम लोग 14 अप्रैल हो, बुद्ध जयंती हो या बाबा साहब का कोई भी सत्याग्रह दिवस हो, उस दिन हम याद करें और इतनी बड़ी पवित्र धरोहर पर जो लोग काबिज है उसको भूल जाए, हमें नींद कैसे आ सकती है। तो मैं आग्रह हाथ जो करता हूं कि अभी भी, क्योंकि कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 के अंदर इन लोगों को बहुत लाभ मिला, उसी लाभ का इन लोगों ने फायदा उठाया भरपूर। हमने बहुत सारी शिकायतें की, शासन प्रशासन नहीं कर रहा, जांच नहीं कर रहा, तो फिर इन लोगों को ये निजी संपत्ति स्मारक को बना दिया है। तो मेरा आग्रह है सभी लोगों से कि इसको जल्द से जल्द एक मूर्त रूप दे और ये अवैधानिक जो लोग हैं, संघ के जो संघ का जिन लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, ये तत्काल स्मारक से हटना चाहिए और सरकार झुकेगी तभी जब उनको जनता सड़क पे दिखेगी। अभी तक इन लोगों ने जिस तरीके से सरकार को संघ के माध्यम से गुमराह करा है और सरकार भी चाहती है कि हमारे हिसाब से अम्बेडकरवाद चले, ये कतई नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर इतनी बड़ी हमारी इंटरनेशनल संस्था है वामसेप, हम आंखें मूंद के एक आशा स्वरूप देख रहे हैं, हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य एक आशापूर्ण निगाहों से देख रहे हैं कि कोई तो संस्था आएगी ताकि इन लोगों के मुक्त करें। जी, आगे आंदोलन की क्या भूमिका है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है, प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, तो आगे आंदोलन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमने एक वो रखा था कि एक तो समाज के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर हुआ क्या है, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। कोई जो भी व्यक्ति उनको ये मिलता है तो किसी के चेहरे पे ये नहीं लिखा होता है वो व्यक्ति किससे रिलेटेड है,
किस माइंड का है, किस विचारधारा का है। नीला दुपट्टा डालने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता। तो ये नकली अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़ के उस समाज को गुमराह कर रहे हैं, उससे ही चंदा ले रहे हैं। वो उसी को बता रहे हैं कि देखो हमने क्या क्या परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि के लिए पर्याप्त जगह नहीं है पहले से ही, वहां पर हमारे लोगों का मूवमेंट जमा नहीं हो, इसलिए स्मारक के सामने की जो लैंड है, जो हमारी नहीं थी लेकिन उस पर कब्जा हमारा ही था, उस जगह पर बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं अपने वाहन खड़े करते थे, दर्शन करते थे, फिर जाते थे। उन वाहन खड़े करने की जगह पर इन लोगों ने गार्डन बना दिया। पहले स्मारक के लिए जगह नहीं है, आर्मी क्षेत्र है, आर्मी के लोग उनको भगाते हैं, यहाँ गाड़ी मत खड़ी कीजिए। तो ये लोग पूरा अम्बेडकर मूवमेंट को वहां से खत्म करना चाह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ दर्शन करने के लिए लोग चुपचाप आए और बिगड़ जानकारी के चले जाए। अभी यह अवसर हैगा कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि बुद्ध गया आंदोलन की लड़ाई हम कितने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपने हिसाब से लागू करने के लिए वो सत्ताधारी लोग वहां बैठे हैं। आज संविधान को खत्म करने की बात हमारे सामने आती है। अगर संविधान निर्माता की जन्मभूमि पर ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे प्रॉक्सी, आरएसएस के प्रॉक्सी लोग अगर बैठेंगे तो वो अंबेडकरवाद को कहां लेके जाएंगे। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से, आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, आदरणीय वामन मेश्राम जी इंटरनेशनल लेवल के अध्यक्ष हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, अगर जो संविधान के अंदर आस्था रखते हैं, उनको यह मुद्दा रोड पे आके लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि उसके अंदर ओरिजिनल जो सदस्य है रेगुलर जीवित, वो मात्र 22 है। उन 22 लोगों के मध्य चुनाव हो, किसी योग्य बौद्ध भिक्षु को वहां का अध्यक्ष बनाया जाए और 22 सदस्यों की जगह चुनाव कराने के बाद पूरे देश के अम्बेडकरवादी चिंतक लोग 22,000 लोग उसके अंदर सदस्य बने, ताकि उस पवित्र जन्मभूमि पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शिता और वो जो संस्था है किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति ना बने। यह हम आग्रह कर रहे हैं और यही आंदोलन का हम वो कर रहे हैं कि जो लोग आंदोलन करेंगे इनसे मुक्त कराएंगे। वास्तव में उसमें 22 नहीं, 22,000 बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता है सदस्य के रूप में। 11 लोगों को काम करना है। अगर वो बाबा साहब के विचारधारा पर अगर काम करते हैं तो वो काम करते रहेंगे। अगर विपरीत दिशा के अंदर काम करेंगे तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्रांतिकारी वर्ग है, जो मिशन के लिए जीता है, वो जो लोग हैं वो इन लोगों को एक झटके के अंदर निकाल देंगे। आज वर्तमान में स्मारक समिति के अंदर वो मात्र 7 लोगों की निजी संपत्ति बनकर रह गई। जी, आपने ये बातें बताई है और हमारे दर्शकों के पास में वो बातें पहुंचाई है। आप जिस संस्था से उम्मीद कर रहे हैं बामसेफ, हम भी उम्मीद करते हैं कि बामसेफ इसमें जो है पहल करके इन बातों को संज्ञान में लेगा और आंदोलन की जो भूमिका है, क्योंकि बामसेफ एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर ध्यान देंगे और गंभीरता से ध्यान देते हुए इस पर आंदोलन की जो रणनीति है वो बनाने का काम करेंगे। वाकोड़े सर ने बहुत चौंका देने वाली जानकारी जो है वो हमारे सामने रखी है। कोरोना की आड़ में ही जिस प्रकार से साकेत, जो जिसे अयोध्या कहा जा रहा है, वो साकेत बुद्ध भूमि है, वहां पर भी ब्राह्मणवादी ताकतों ने सरकार का या सरकारी मशीनरी का नाजायज तरीके से उपयोग करके अतिक्रमण किया, उस पर कब्जा किया। उसी कोरोना के आड़ में ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है महू, वहां पर भी कब्जा किया हुआ है। अब ये कब्जा कैसे हटाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को आपके सामने रखते हुए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा और वाकोड़े सर का विशेष आभार फिर एक बार मैं व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण, इतनी चौंका देने वाली जानकारी जो है हमारे पास पहुंचाई है।
शुक्रिया। और ये अब तक हमने जो बातें की है, जो चर्चा की है, जो जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, उसके बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई राय आपकी है कि ये कैसे इससे निपटा जाए इन ब्राह्मणवादी ताकतों से, तो वो राय भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।